हेलो छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल में पाठ 4 कृषि के बारे में पढ़ाऊंगा और बहुत सारी जानकारियां से आपको परिचित कराऊंगा। प्रिय छात्रों, जैसा कि कृषि पाठ का नाम है और कृषि शब्द को सुनकर के आप लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं और इस शब्द से बखूबी आप लोग परिचित होंगे। प्रिय छात्रों, कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण और प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में बहुत सारे सार्थक परिवर्तन हुए हैं। आइए अब हम कृषि के प्रकार के बारे में जानते हैं। कृषि के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहले आता है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह या आत्मनिर्वाह या जीविका खेती। अब देखिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह या आत्मनिर्वाह कृषि किसे कहते हैं? जो खेती व्यापारिक उद्देश्य के स्थान पर जीवन निर्वाह के उद्देश्य के लिए की जाती है, उसे आत्मनिर्वाह या जीविका खेती कहते हैं। यानी कि परिवार के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है, इसमें कृषि कार्य किया जाता है और व्यापार के उद्देश्य से फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि परिवार के भरण पोषण के लिए फसलों का उत्पादन कृषि कार्य किया जाता है। तो ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं या आत्मनिर्वाह कृषि या जीविका खेती कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत आता है कि स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि या कर्तन दहन प्रणाली या कर्तन कृषि। देखिए, इस प्रकार की जो कृषि होती है, इस कृषि में कृषक अपने स्थान व कृषि क्षेत्र को परिवर्तित करता रहता है। यानी कि भूमि के टुकड़े को साफ करके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि करते और फिर छोड़ देते हैं और नई भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। कि एक स्थान कि ये क्या करते हैं कि जैसे जंगलों को साफ करते हैं, उसमें जो झाड़ियाँ होती हैं या पेड़ होते हैं उनको काट करके उसमें आग लगा करके उसको साफ सूफ करके कृषि कार्य करते हैं। और जब तक वहाँ पे उत्पादन क्षमता बनी रहती है, कृषि उपज अच्छी होती रहती है, तब तक वहाँ पे वो कृषि कार्य करते रहते हैं। और जब वहाँ पे उपज में कमी होने लगती है तो वो उस भूमि को छोड़ करके दूसरे स्थान में कृषि कार्य करने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पर भी वो क्या करते हैं, जंगलों को साफ करके, झाड़ियों को साफ करके, उसको जला जुलो करके क्या कर देते हैं, उसमें साफ करके कृषि कार्य को करते हैं। और कुछ समय के बाद उत्पादन जब क्षमता कम हो जाती है, उस स्थान को भी छोड़ करके दूसरे स्थान को चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि प्रणाली है, इस प्रकार की जो कृषि करने की जो विधि है, उस विधि को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर कृषि कार्य करने को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि या कर्तन दहन कृषि प्रणाली हम कहते हैं। देखिए कि जीविका खेती के जो प्रमुख लक्षण हैं या गहन जीविका खेती के जो प्रमुख लक्षण हैं, इसमें नंबर 1 लक्षण होता है कि ये छोटी छोटी व बिखरी जोतों में पाए जाते हैं। छोटे छोटे होते हैं और एक खेत यहाँ, एक खेत वहाँ, इस प्रकार से छोटे छोटे और बिखरे हुए क्या होते हैं, इसमें भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरे आता है कि परंपरागत कृषि उपकरण जैसे कुदाल है, दरांती है, फावड़े हैं, गैंती हैं या हल है और खुरपी है, इनसे क्या किया जाता है? कृषि कार्य किया जाता है। परिवार के सदस्यों के द्वारा, स्त्री और जो पुरुष हैं परिवार में, उनके द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। अगली जो चौथी विशेषता आती है, इसमें प्रति हेक्टेयर जो उपज होती है वो बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है। पांचवा जो इस कृषि की जो मुख्य लक्षण होता है, उसमें इस खेती को करने वाले जो किसान होते हैं वो बहुत निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं और उनके पास पूंजी की कमी होती है, पूंजी का अभाव होता है। और कृषि
इस कृषि में आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं होता है, बिजली की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं और भूमि पर अत्यधिक क्या होता है, दबाव बना हुआ रहता है। दूसरे प्रकार की जो कृषि आती है, आइए उसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। दूसरे प्रकार की जो हमारे पास कृषि है वो है वाणिज्य कृषि, यानी व्यापार के उद्देश्य के लिए जो खेती की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वाणिज्य कृषि कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस कृषि में अधिक पैदावार देने वाले बीजों का और रासायनिक उर्वरकों का, यानी कि रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। और इस व्यापारिक जो कृषि होती है, इस कृषि में जो मुख्य जो फसलें हैं वो क्या है, चाय है, काफ़ी है, गन्ना है, केला है, रबड़ है, इनको उगाया जाता है। और व्यापारिक जो कृषि होती है उसकी मुख्य विशेषताएं देखिए, इनका जो उत्पादन जो क्षेत्र होता है वह विशाल उत्पादन क्षेत्र होता है। विस्तृत क्षेत्र में, बड़े बड़े क्षेत्रों में चाय के बागान, गन्ने की खेती और काफ़ी की खेती, केले के बागान, रबड़ के बागान इत्यादि को क्या है, विशाल क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। दूसरा क्या, वैज्ञानिक तरीके से इसमें कृषि कार्य किया जाता है और सिंचाई की सुविधा, पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध होती है। अगली इसी के अंतर्गत व्यापारिक जो कृषि का प्रकार है, इसी के अंतर्गत आता है रोपण कृषि। देखिए रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन से उपजें आती हैं, इनमें चाय है, काफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है और केला है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसी में आता है शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप देखिए कि भारत में तीन क्या होती हैं, शस्य ऋतुएं होती हैं। नंबर 1 होता है रबी, दूसरा क्या है खरीफ और तीसरा क्या होता है जायद। देखिए रबी की जो फसल होती है वो जो शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में रबी की फसल बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु यानी कि अप्रैल मई जून तक रबी की जो फसल होती है वह क्या होती है, काटी जाती है। और रबी की फसलों में जो मुख्य जो फसलें होती हैं रबी की, उनमें है गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों होता है। और गेहूँ से संबंधित ही क्या होती है, हरित क्रांति है। तो गेहूँ में अत्यधिक उत्पादन के उद्देश्य से सरकार के द्वारा हरित क्रांति कार्यक्रम भी चलाएगा। दूसरा आता है हमारे पास खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें क्या होती हैं, जून और जुलाई के महीने में इसको बोया जाता है और सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये फसलें काटी जाती हैं। और इन जो खरीफ की जो फसल है इनमें मुख्य उपजों के अंतर्गत आता है धान यानी कि चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है जिसे तूर कहते हैं, मूंग है, मूंगफली है, कपास, जूट, सोयाबीन आदि जो है किसके अंतर्गत आते हैं, खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ जो चावल जो खरीफ की फसलों के अंतर्गत जो धान जो बोया जाता है वो धान की 3 किस्में, जो जैसे असम हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया और उड़ीसा हो गया, इनमें धान की 3 किस्मों का उत्पादन किया जाता है। वो धान की 3 किस्में कौन कौन सी हैं, देखिए नंबर 1 है आंस, दूसरा है अमन और तीसरा है बोरो। अब आता है तीसरा जो प्रकार है हमारे पास जायद की फसलें। देखिए रबी और खरीफ की फसल के बीच में ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसल को बोया जाता है। और इस जायद की फसल की जो मुख्य उपजें हैं उनमें है खरबूजा है, तरबूजा है और खीरा, और इसके अलावा साग सब्जियां। अब आता है प्रमुख फसलें। देखिए हमारे भारत में जो प्रमुख जो फसलें होती हैं वो कौन कौन सी फसलें होती हैं। नंबर 1 जो फसल है, सबसे पहले बात करते हैं हम चावल की फसलें। चावल की फसल के लिए जो भौगोलिक जो कारक हैं उन कारकों के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप में बताता हूं कि चावल के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं। नंबर 1 देखिए चावल की खेती के लिए, चावल जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है और 25 डिग्री
सेल्सियस का इसको डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और इसकी खेती के लिए 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है और यह दोमट और चिकनी और कछारी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और चावल की खेती के लिए जो है अधिक मात्रा में श्रमिकों की संख्या होती है, मानव श्रम अत्यधिक मात्रा में चाहिए। और भारत में पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों में क्या है, चावल का उत्पादन किया जाता है। दूसरी फसल आती है गेहूं। गेहूं के उत्पादन में जो भौगोलिक दशाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 कि गेहूं समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेहूं को जब हम बोते हैं तो उस समय 10 डिग्री तक का तापमान की आवश्यकता होती है और उगते समय इसको 15 डिग्री तक का तापमान की आवश्यकता होती है और उस पकते समय इसको 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान नितांत आवश्यकता है और 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की वर्षा नितांत आवश्यकता होती है। उसके बाद दोमट और चिकनी और भूरी मिट्टी गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है और मानव श्रम की इसमें भी क्या है, आवश्यकता अधिक होती है। गेहूं के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल आदि राज्यों में क्या है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा जो है गन्ना। गन्ने के उत्पादन में जो भौगोलिक दशाएं हैं उसमें सबसे पहले क्या है कि गन्ना उष्णार्ध जलवायु का पौधा है और इसके लिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान नितांत आवश्यक है और 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। और गन्ना दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी और लावा युक्त मिट्टी इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है और यहाँ भी मानव श्रम की अधिक संख्या में मानवों की आवश्यकता होती है। मानव श्रम अति आवश्यक है। और गन्ने का भारत में गन्ने के जो उत्पादक राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और कर्नाटक आदि राज्य इसके क्या है, उत्पादक राज्य हैं। देखिए अगला कपास। कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक जो दशाएं हैं, कपास उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है और 20 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक इस सेल्सियस तक का इसको तापमान की आवश्यकता होती है और 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है और इसके लिए काली मिट्टी और लावा युक्त मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है और मानव श्रम की इसमें भी अत्यधिक आवश्यकता होती है। और भारत में कपास पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में उगाया जाता है। अगली जो फसल आती है वो है चाय। देखिए चाय के उत्पादन भौगोलिक जो दशाएं हैं उनमें सबसे पहले क्या है कि चाय उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है और उसके बाद 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसकी खेती के लिए आवश्यक है और उसके बाद 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की नितांत आवश्यकता होती है और जो पर्वतीय और ढालू जो क्षेत्र होता है वहाँ 500 सेंटीमीटर तक की वर्षा के लिए इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोमट मिट्टी, पोटाश युक्त मिट्टी, लोहान, जीवांश और की मात्रा जिस मिट्टी में अधिक होती है वह मिट्टी चाय के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इसमें मानव श्रम की अधिक संख्या में आवश्यकता होती है। और भारत में जो चाय का जो उत्पादन किया जाता है उसमें असम है, रत्नागिरी है, कर्नाटक है और नीलगिरी है, देहरादून है, कौसानी है, पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग है और उसके बाद तमिलनाडु, केरल और हिमाचल, बिहार आदि राज्यों में क्या है, चाय का उत्पादन किया जाता है, चाय की खेती की जाती है, कृषि की जाती है। अगला आता है कहवा। देखिए कहवा उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है और 15 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसके लिए आवश्यक है और कहवा जो होता है कि छायादार जो वृक्ष होते हैं उनके नीचे ही यह क्या है, कृषि अधिक पैदा
की जाती है। जैसे केले के जो बागान होते हैं, केले के बागानों में कहवे का उत्पादन किया जाता है। 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा कहवे के उत्पादन के उपयुक्त मानी जाती है। और लेटेराइट मिट्टी और दोमट मिट्टी सर्वोत्तम कहवा के उत्पादन के लिए मानी जाती है। और कहवे के उत्पादन के लिए मानव श्रम की भी क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कहवे के उत्पादन में भारत में कर्नाटक और केरल राज्य में उत्पादन किया जाता है। और विश्व में कहवे के उत्पादन में भारत का 6वां स्थान है। और भारत से जो कहवा का जो निर्यात किया जाता है, रूस, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के लिए क्या है, कहवे का निर्यात किया जाता है। अगला आता है जूट। जूट उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। उच्च तापमान की इसको आवश्यकता होती है। बाढ़ युक्त मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। और भारत में पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा राज्यों में जूट का उत्पादन किया जाता है। जूट से विभिन्न प्रकार के गलीचे बनाए जाते हैं, टाट, बोरी, चटाई इत्यादि बनाए जाते हैं, जिससे हमें क्या हो जाता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगला आता है मक्का। मक्का उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसको आवश्यकता होती है। 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन युक्त मिट्टी और दोमट मिट्टी और ढालू मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है इस फसल के लिए। और उसके बाद आता है हमारे पास रबड़। रबड़ उष्ण कटिबंधीय जलवायु व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी कि आर्द्र जलवायु का पौधा है। और 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की इसको आवश्यकता 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। किसके लिए? रबड़ की खेती के लिए। और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला आता है इस रबड़ के उत्पादन भारत में केरल है, तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार है और मेघालय है। और चीन, विश्व में चीन के बाद भारत का रबड़ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। और तिलहन, मूंगफली, बाजरा आदि जो है ये बलुई और काली मिट्टी इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में तिलहन और मूंगफली, बाजरा आदि का उत्पादन बहुतायत मात्रा में किया जाता है। अब आता है उसके बाद प्रौद्योगिकी। देखिए, प्रौद्योगिकी और संस्थागत जो सुधार से कृषि उपज में वास्तव में वृद्धि हुई है। और इसी के अंतर्गत 1960 के दशक में विनोबा भावे जी के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था। और इसी समय ग्राम दान आंदोलन भी चलाया गया था कि जिन के पास क्या है, भूमि नहीं है, जिन किसानों के पास भूमि नहीं है, कृषि भूमि नहीं है, उनके लिए पूरा गांव क्या किया जाता था, दान में दिया जाता था। सरकार के द्वारा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, भूमि विकास कार्यक्रम आदि इस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत चलाए गए थे। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों का विभिन्न वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब आता है भारतीय कृषि की समस्याएं। देखिए, भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं, इनमें सबसे पहली जो समस्या होती है, भूमि पर जनसंख्या का भार। भूमि पर क्या है, जनसंख्या का अत्यधिक भार है। और दूसरा है कुशल मानव शक्ति का अभाव। कृषि पर लगातार कृषि करते रहना, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता क्या होती जाती, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। खेती का छोटा सा आकार यानी कि लघु आकार है। अल्प मात्रा में भूमि सुधार कार्यक्रम हो रहे हैं। कृषि सेवाओं का अभाव पाया जाता है। परंपरागत विधियों से कृषि कार्य किया जाता है। और उर्वरकों की कमी है। सिंचाई के साधनों का अभाव है। उन्नत बीजों का अभाव है। आधुनिक कृषि यंत्रों का अभाव है। पूंजी की कमी है। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है भारतीय कृषि की विशेषता। देखिए, भारतीय कृषि की नंबर 1 विशेषता क्या है कि हमारी जो भारतीय जो कृषि है वह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। यानी कि मानसूनों का जब मानसून आएंगे तभी हमारे यहाँ क्या है, कृषि कार्य, पूरे देश में कृषि कार्य एक साथ
होते हैं। वर्षा होगी तो कृषि उपज होगी, वर्षा नहीं होगी तो कृषि उपज भी नहीं होती। इसीलिए भारतीय कृषि की जो पहली जो विशेषता है वो क्या है कि प्रकृति पर निर्भर। दूसरा है निम्न उत्पादकता। हमारी जो कृषि उत्पादन जो क्षमता है वो क्या है, निम्न उत्पादकता है। अगला आता है कि तीसरी जो विशेषता है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। हम कृषि में सिर्फ क्या है, खाद्य फसलों का ही उत्पादन पर ध्यान देते हैं और खाद्य फसलों का ही उत्पादन हम करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार या कृषि किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। देखिए प्यारे छात्रों कि हमारे देश की 64% जो जनसंख्या है वह कृषि पर ही निर्भर है और निर्यात जो व्यापार है उसमें कृषि का योगदान 14% कृषि का योगदान है और अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में कृषि से प्राप्त होता है और देश में 14.3% जो करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या, देखिए कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार, यानी कि सरकार के द्वारा किसानों के लिए क्या क्या सुधार कार्यक्रम किए गए। देखिए नंबर 1 देखिए क्या क्या सुधार। स्वतंत्रता के बाद भारतीय किसानों के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया गया जिसमें किसानों के हित में, जिसमें सबसे पहले क्या था कि चक बंदी एवं भूमि सुधार कार्यक्रम सरकार के द्वारा किसानों के हित में चलाया गया। हरित क्रांति व श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, विभिन्न प्रकार की क्रांतियों का, सलेटी क्रांति, इन क्रांतियों का क्या किया गया था, किसानों के हित में सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए गए। अगला किसान हित में फसल बीमा कार्यक्रम चलाया गया। कम ब्याज पर ऋण की सुविधा किसानों के लिए दी गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड सरकार के द्वारा किसानों के हित में बनाए जाते थे और न्यूनतम सहायता मूल्य और व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम सरकार के द्वारा किसानों के हित में किया गया था। अब आता है हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है दिन प्रतिदिन कृषि में भूमि कम होती रही है। दिन प्रतिदिन कृषि में भूमि की क्या होती जा रही है, बल कमी होती जा रही है। देखिए इसका जो कृषि भूमि है उसकी कमी क्यों हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि के कारण गैर कृषि कार्यों में भूमि का उपयोग, जिस कारण खाद्यान्न संकट क्या होता जा रहा है, गहराता जा रहा है। कृषि जहां हम कृषि कार्य करते थे आज वहां बड़े बड़े भवन, कारखाने, बिल्डिंगें, सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि क्या हैं, बन गए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि कृषि भूमि धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जिसके कारण क्या हमारे सामने क्या है, खाद्यान्न संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है और हमारी कृषि जो भूमि है वह दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, जोतें छोटी होती जा रही है, कृषि भूमि कम होती जा रही है। तो मेन कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अगला आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, देखिए राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय को ही हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था का अमेरिका की अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था के साथ जो आपसी जो समन्वय है उसको हम क्या कहेंगे, वैश्वीकरण कहते हैं। भारतीय कृषि पर अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। देखिए भारतीय कृषि पर 1990 के बाद भारतीय किसानों को वैश्वीकरण के कारण कई भारतीय किसानों के सामने वैश्वीकरण के कारण कई चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ प्रमुख कृषि उत्पाद के बावजूद भी स्पर्धा में पिछड़ रहा है। इस प्रतिस्पर्धा से उभरने के लिए भारत को कृषि क्षमता का योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना
चाहिए। और इसके अंतर्गत जो है सरकार ने जीन क्रांति चलाई है। और जीन क्रांति इसमें क्या है, कृषि उपज से संबंधित कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। धन्यवाद।